लास्ट क्लास में भी हमने न्यूमेरिकली कराए थे आपको, है ना? किस फॉर्मूले पर बेस्ड थे वो थे Q बराबर एन ई पर बेस्ड हमने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं। और ये Q बराबर एन ही जो फॉर्मूला है तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। समझ में आ गया था यहाँ तक? अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे। और इसके आगे क्या है, देखो मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। कितने टाइप के? तो कौन कौन से बताओ जरा। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप सेम चार्जेस लेंगे यानी पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे तो उनके बीच में फोर्स लगेगी। नेगेटिव नेगेटिव लेंगे तब भी फोर्स लगती है, और पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं तब भी फोर्स लगती है ना? तो बताओ जरा, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो कौन सी फोर्स लगेगी? इधर बताओ। दो पॉजिटिव चार्ज है तो कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सन लगेगी, है ना? नेगेटिव में भी क्या लगेगी? रिपल्सन लगेगी। रख ले, अभी छुट्टी में थी। अब इधर देखो। अरे इधर देखो, मेरी बात सुनो, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो तुम फालतू बातों में। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, तो अब चार्ज क्या होगा? अपोजिट। तो अपोजिट चार्ज में जो फोर्स लगती है उसको कहते हैं अट्रैक्शन। अब मुद्दा ये है कि जो फोर्स लग रही है चार्जेस के बीच, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए? हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर चार्जेस बड़े बड़े हैं तो फोर्स ज्यादा लगेगी, चार्जेस कम है, छोटे छोटे चार्ज है तो फोर्स कम लगेगी। लेकिन एग्जैक्ट कितनी लगेगी वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है? तो करीब 1785 की बात है, 1785 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम, जिन्हें कुलाम कहते हैं। मिलिट्री से रिटायर थे और अपनी ही लैब में, अपने ही घर में एक लैब खोल ली उन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह करने के लिए। और इस चीज के ऊपर रिसर्च करने लगे कि जो चार्ज होते हैं उनके बीच फोर्स कितनी लगती है। क्योंकि चार्ज का पता तो हमें बहुत पहले ही चल चुका है। किसने बताया था चार्ज के बारे में, बताओ सबसे पहले। गिलबर्ट ने नहीं बताया था। हाँ, क्या नाम था साइंटिस्ट का? थेल्स ने बताया था, अब से 2500 साल पहले। चार्ज की डिस्कवरी, सुन लो, चार्ज की डिस्कवरी तो 2500 साल पहले ही हो गई। लेकिन मैंने बताया एक के बाद एक साइंटिस्ट आते जाते हैं और रिसर्च करते जाते हैं। ठीक है? तो जो सबसे बाद में साइंटिस्ट आए हैं वो है गुलाम। पूरा नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी गुलाम। उन्होंने सन 1785 में इन चार्जेस के बीच में लगने वाली रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स को कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला दिया। कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आई उसकी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि भैया ये फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूले से आप किन्हीं दो चार्जों के बीच में लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो वो फॉर्मूला आज हम पढ़ेंगे और क्या बताया, क्या नियम था वो पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम, इतना बड़ा नाम, जगह में तो इंडियन के पूरे परिवार का नाम आ जाएगा है। शॉर्ट में आएगा, पूरा नाम नहीं आएगा, एग्जाम में केवल आएगा इतना, गुलाम स्लो। तो मैं हिंदी में भी ये लिख देता हूँ, गुलाम। लॉ मतलब नियम। क्या है गुलाम का नियम, ध्यान से समझेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने दो चार्ज लिए, एक चार्ज लिया Q1, चार्ज को Q1 Q से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। तो एक Q1 चार्ज लिया है और एक Q2 चार्ज लिया है। ये दो चार्ज कंसिडर किए मैंने। ठीक है? सपोज कर लो कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव में, कुछ भी है, चार्ज होंगे तो फोर्स तो लगेगी। हम अभी के लिए मान लेते हैं कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है? हालांकि मैंने साइन नहीं लगाया, लेकिन पॉजिटिव मान के चलते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं, इसमें इंक डालो।
इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं स्मॉल आर है। यानी स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपके दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो Q1 Q2 चार्ज है ना, इनको पॉइंट चार्ज कंसिडर करना है आपको। कैसे चार्ज लेने हैं? पॉइंट चार्ज, हिंदी में कहते हैं बिंदु आवेश लेने हैं। तभी कूलाम का लॉ वैलिड है, वरना कूलाम का लॉ वैलिड नहीं होगा अगर आपने पॉइंट चार्ज नहीं लिए तो। अब भैया पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब एक पॉइंट पर चार्ज। जैसे एक बॉल है, बॉल पे चार्ज, पॉइंट चार्ज। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे हम, देखो। जब ये चार्ज है, चार्ज, बॉल तो बड़ी भी होती है छोटी भी होती है, तो बड़ा चार्ज भी तो पॉइंट चार्ज हो गया, है ना? तो डेफिनेशन क्या बनेगी पॉइंट चार्ज की? जब ये जो आर है ना, आर, ये बहुत ज्यादा ग्रेटर हो कंपैरिजन टू इसकी रेडियस। मतलब जिस बॉल पर चार्ज है उसकी कुछ रेडियस होगी, वो जो रेडियस है वो बहुत छोटी होनी चाहिए कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। सपोज करो इस ये जो चार्ज है पॉइंट, मतलब किसी बॉल पे जो चार्ज है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। रेडियस तो समझते हैं ना, त्रिज्या। तो ये जो कैपिटल आर है ये बहुत बहुत छोटा होना चाहिए किससे? स्मॉल आर से। मतलब डिस्टेंस ज्यादा हो, चार्जेस छोटे छोटे हो डिस्टेंस के कंपेयर में। बात समझ में आ रही है? अब मान लो तुमने किसी फुटबॉल पे चार्ज ले लिया और पास पास रख दिया, तो वो फुटबॉल का चार्ज वो पॉइंट चार्ज नहीं माना जाएगा। फुटबॉल का चार्ज पॉइंट चार्ज कब कहोगे? जब एक फुटबॉल मेरे पास हो, एक फुटबॉल तुम्हारे पास हो। तो डिस्टेंस बढ़ गई नहीं बढ़ गई? तो जो वो जो चार्ज होगा उसको भी क्या मानेंगे? पॉइंट चार्ज मानेंगे। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज मच ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की रेडियस छोटी होनी चाहिए, डिस्टेंस दोनों चार्ज की ज्यादा होनी चाहिए, तब जो चार्ज लिए हैं आपने उनको कहेंगे हम पॉइंट चार्ज। और कूलाम का नियम ऐसे ही चार्ज के लिए लगता है, पॉइंट चार्ज के लिए पहली कंडीशन ये है, ध्यान सुनना, ठीक है? चलो, तो दो चार्ज ले लिए Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस है R। अब गुलाम ने कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया है, मैंने क्या बताया? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से जो जो चीजें निकल के आ रही हैं वो बता रहे हैं। तो गुलाम ने ये देखा कि इनके बीच जो भी फोर्स लगेगी ना, मान लो रिपल्सन लग रही है, दोनों एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, तो जो रिपल्सन फोर्स है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहली बात ये निकल कर आई कि जो फोर्स लगेगी ना दोनों के बीच में, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज की वैल्यू के प्रोडक्ट के। यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये वैल्यू है इनकी। मोड लगा दिया, मोड पढ़ा है? ये मोड का मतलब क्या होता है? हाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू है वो केवल विदाउट साइन लेनी है, आपको कोई साइन नहीं लेना है, नंबर नंबर बस। तो पहली बात तो ये बताई गुलाम ने, ये क्या है? बहुत आसान है भाई। अगर छोटे छोटे चार्ज लोगे तो जो फोर्स लगेगी वो कम होगी, जाहिर सी बात है। और अगर बड़े बड़े चार्ज ले लोगे, ज्यादा ज्यादा चार्ज ले लोगे, तो फोर्स भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मतलब दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा बल। अगर आवेश छोटे तो बल भी कम, आवेश बड़े तो बल भी ज्यादा। पहली बात तो ये समझ में आती है एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है बात? यहां तक। दूसरी बात क्या बताई गुलाम ने कि वैल्यू पे तो डिपेंड करेगी फोर्स, अगर बड़े चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगेगी। लेकिन अगर हम चार्ज की डिस्टेंस को कम करें, मान लो जैसे यहाँ चार्ज रखे हुए हैं दोनों, इनकी डिस्टेंस अगर मैं कम करूं तो फोर्स बढ़ेगी घटेगी? अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो फोर्स घटेगी। तो ये क्या हो रहा है बताओ? डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स बढ़ रही है, कम करने पर बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स घट रही है। तो ये डायरेक्टली हुआ या इनवर्सली हुआ? इनवर्सली हुआ। बात समझ में आ रही है? घटाने पे बढ़ रही है ना। डिस्टेंस कम कर रहे हो तो फोर्स बढ़ रही है, और डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो फोर्स घट रही है। यानी जो दूसरी बात हमें पता चली वो क्या, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली नहीं, अब कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्टेंस। अरे ये बात तो पता चली। अब क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो केवल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब इसका क्या मतलब है?
डिस्टेंस के स्क्वायर के। देखो इतनी बात तो समझ गए कि डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगी और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगी। देखो इसलिए नीचे लिखा है हमने। अगर यहां से आप आर को बढ़ाओगे तो अपॉन वाली वैल्यू बढ़ रही है ना। अपॉन वाली वैल्यू का बढ़ना मतलब पूरी ओवरऑल वैल्यू को क्या होना, घटना। डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी और डिस्टेंस को अगर घटाओगे, डिस्टेंस को घटाओगे पास पास लाओगे तो फोर्स भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये स्क्वायर क्यों लगाया है, डिस्टेंस तो आर लिख देते केवल, स्क्वायर इसलिए लगाया है क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब हमने डिस्टेंस को है ना, जैसे मान लो 10 थी, 10 थी पहले 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस थी, हमने 5 कर दी डिस्टेंस तो कितनी कम करी बताओ, 2 गुना कम कर दी, 2 गुना डिस्टेंस कम हो गई। तो जो फोर्स आई ना एक्सपेरिमेंट में, वो फोर्स जब डिस्टेंस 2 गुना कम हुई तो फोर्स बढ़ेगी, तो डिस्टेंस कम हुई है तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्स आई 4 गुना बढ़ के, डिस्टेंस को 2 गुना कम करा तो फोर्स कितने गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। समझ गए, स्क्वायर में बढ़ रही है फोर्स। ऐसे ही आपने जब डिस्टेंस को 3 गुना कम करा तो फोर्स कितने गुना बढ़ गई, 9 गुना बढ़ गई। 3 का स्क्वायर 9। जब डिस्टेंस को 4 गुना कम करा तो फोर्स कितने गुना बढ़ गई, 16 गुना बढ़ गई। यानी स्क्वायर में बढ़ रही है फोर्स, ऐसे ही घटेगी भी। जब डिस्टेंस को डबल करोगे, मान लो 10 थी 20 कर दी, तो 2 गुना आपने डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स भी 4 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर 3 गुना डिस्टेंस बढ़ा दी तो फोर्स कितने गुना कम हो जाएगी, 9 गुना कम हो गई। एक्सपेरिमेंट में देखा ना। तो इसीलिए उन्होंने यहां पर क्या लिखा, आर ना लिख के क्या लिखा, आर स्क्वायर लिखा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कई जगह देखने को मिलेगा तुम्हें ऐसा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, आप समझो जरा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जो फोर्स लग रही है वो दोनों चार्ज की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा ज्यादा लोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, कम कम लोगे तो फोर्स घट जाएगी। ये पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये बताई कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। अगर डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घट जाएगी। और कैसे घटेगी, तो स्क्वायर टाइम में घटेगी। अगर 2 गुना डिस्टेंस कम करी है तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी, अगर 3 गुना कम करी है तो फोर्स 9 गुना बढ़ जाएगी। यानी फोर्स इन दो बातों पर डिपेंड करेगी, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी को, इन दोनों बातों को ही हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। और इन दोनों को जोड़ के हम अभी एक फॉर्मूला बना देंगे। पहले लिखो कूलाम का नियम, लिखो। लिखो तो या ऐसे लिखो, पहले पहले लिखो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार तो बिंदु आवेशों के बीच तो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों की, देखो इधर, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान क्या है, पहली बात, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको कैसे पढ़ोगे, ऐसे तो पढ़ोगे भाई। ये क्या है, दोनों आवेशों की मात्रा ही तो है, उनकी गुणा करिए आपने, उसका अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों की
मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, दोनों आवेशों की मात्राओं के, मात्रा मतलब वैल्यू है ना, मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब तो समझते हैं ना, एक चीज के बढ़ने पर दूसरे का बढ़ना, एक के घटने पर दूसरे का घटना, है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। और बताओ, एक बात और है, इसको कैसे पढ़ोगे? तथा बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, क्या कराया आपने, ये स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो, तथा दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बताओ, ये पूरी थ्योरी इन दोनों बातों से तो बनी है। हाँ यार, ये उल्टा है ना, देखो इसमें जो ये ऊपर तो वन आया है, अगर आर स्क्वायर ऊपर लिखा होता ना वन की जगह, तो इसको मैं अनुक्रमानुपाती लिखवाता। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्ट चेंज होना, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा चेंज होना। यहां पर अगर Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, लेकिन यहां अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगी क्या, घटेगी। तो उल्टा रिलेशन ही तो है दोनों में, जब उल्टा होता है तो उल्टा करके ही लिखते हैं फिर, और फिर सिंबल वही है, लेकिन पढ़ेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती और इसको पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती। बात समझ में आ गई, क्योंकि इधर वाला उल्टा है। सही है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा और अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्ट। बात समझ में आ गई, यहां तक लिख दी। यानी अगर ये दो बातें आपको पता है तो पूरा नियम लिख दोगे, ये कूलाम का नियम हो गया आपका। ठीक, एक लाइन और लिखो बस, इसी में लिखो। देखो, यह बल दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, रेखा अनुदिश, हाँ, रेखा आंटी मत लिख दिए, अनुदिश लगता है। अनुदिश का मतलब मैं अभी समझाता हूँ आपको, पहले लिख लो। ये जो लास्ट वाली लाइन लिखवाई है, ये समझाई नहीं है मैंने, क्या मतलब है इसका बताओ पढ़ के, बाकी तो पूरा समझ में आया होगा, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है इसका क्या मतलब है? ये जो बल है ना, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। जितनी रेखा होगी उतना बल रहेगा। ये कहाँ था है, जैसे अलग कहाँ लिखा है इसमें? हाँ, अनुदिश का मतलब क्या होता है? रेखा से अलग होता है अनुदिश का मतलब, उल्टी दिशा नहीं होता। अनुदिश का मतलब होता है उसी दिशा में लगेगा, उसी दिशा, मतलब क्या है देखो समझो, ये जो फोर्स लगाएंगे ना चार्जेस एक दूसरे पे, भाई ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, तो ये जो फोर्स लगेगी वो इनकी इस लाइन के अलोंग ही लगेगी जिस लाइन पर रखे हुए हैं। यानी ये रखी हुई लाइन कौन सी है इनकी, यही तो है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन बढ़ाऊंगा आगे तो यही तो लाइन है। यानी ये जो फोर्स इस पे लगाएगा वो इस इधर लगाएगा इस लाइन पर, और ये जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा इस लाइन पर। ऐसा नहीं होगा, कैसा, कि ये इस पे फोर्स लगाए और ये नीचे को आ जाए,
ऐसा नहीं होगा। तो लाइन बदल गई, नहीं बदल गई? देखो, लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा। अगर ऐसे रखें तो ऐसे ऐसे लगेगा, अगर ऐसे रखें तो ऐसे ऐसे रखेगा, अगर ऐसे रखें ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे लगेगा, ऐसे इस लाइन पे ही। ऐसा नहीं होगा कि इसने फोर्स लगाया इधर चला गया। समझ गए? तो लास्ट लाइन का मतलब ये है कि दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो एक लाइन पे ही लगाएंगे, जिस लाइन पे रखे हुए हैं। ठीक है? और फोर्स कैसे पता कैसे चलेगा? तो दोनों की वैल्यू पे डिपेंड करेगी फोर्स, के चार्ज की वैल्यू कितनी है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पे। बात समझ में आ गई यहां तक? चलो, इंक डाली तुम्हें इसमें? अरे मत डाल जा। अब फॉर्मूला निकाल देते हैं यहां से फटाफट, है ना? अच्छा, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है बताओ? कांस्टेंट वैल्यू आती है, बिल्कुल सही। तो यहां भी आएगी भैया, के आता है ना। ये प्रोपोर्शनल पहली बार देख रहे हो कि तुम? ये पढ़ा नहीं कहीं और? ओम के नियम में भी पढ़ा होगा, बी प्रोपोर्शनल आई पढ़ा था ना हाई स्कूल में। हाई स्कूल में कहाँ याद है? तो इंटर की बात करो। मत खोल ऐसे, मत खोल, तू खराब और कर देगा एक बार में। तो देखो इधर, एक बात ये लिखी हुई है, एक बात ये लिखी हुई है तो दोनों फोर्स ही। तो अगर दोनों को मैं मिला दूं, इसको कह देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह देता हूं इक्वेशन सेकंड। तो मैं कह सकता हूं समीकरण समीकरण एक व समीकरण दो को मिलाने पर, मिला दो जरा, जोड़ नहीं रहे, मिलाने पर, मतलब फोर्स फोर्स तो सेम ही है, तो फोर्स तो एक ही लिखी जाएगी ना। कहने का मतलब ये है, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही। अब देखो ऊपर कौन सी वैल्यू है, ये है। ये मोड केवल इसलिए लगाया गया है ताकि आपको याद रहे कि Q1 Q2 विदाउट साइन लेने हैं, साइन के साथ नहीं लेने। चाहो तो हटा भी सकते हो इसको, बस इतनी बात याद दिलाने के लिए है कि इनके साइन मत ले लेना। जैसे अगर ये माइनस का हो, माइनस का 4 गुलाम, पता चली तुमने भी माइनस के ले लिया, तो माइनस के नहीं लेना है। इसका मतलब है विदाउट साइन, विदाउट साइन। केवल क्या लेनी है उसकी? वैल्यू, वैल्यू लेनी है बस। चाहो तो हटा दो, लगाऊं हटाऊं बताओ? अगर डर लग रहा हो तो तुम्हें हटा देता हूँ। लगा रहा है तो बहुत बढ़िया, देखो ऐसे बच्चे सही है। तो मोड Q1 × Q2 तो ऊपर आ जाएगा, बताओ। और नीचे क्या आएगा? अरे नीचे क्या है इसके डिवाइड में? आर स्क्वायर। लिख सकता हूँ ऐसे इसको? तुम झांक के मत देखो, इधर बैठ जाओ आके, मैं दिख रहा हो तो ऐसे देख रहा हूँ। सही दिख रहा है? सही है यहाँ तक? ये प्रोपोर्शनल है, इसको हटाऊंगा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे। तो इक्वल लगा दिया मैंने। अब इसको हटाया तो मैंने मान लिया कांस्टेंट क्या, के मान लिया। और इनटू में क्या है हमारा? Q1 Q2, और डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर। भैया ये आ गया फोर्स निकालने का फॉर्मूला, ये आ गया अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स निकालने का फॉर्मूला। छाप लो जल्दी फटाफट। पूरा छापो यहाँ तक। ये यहाँ से नोट नहीं किया है अभी, ये सब नोट करो पूरा यहाँ तक। डायग्राम भी बनाओ साइड में। देखो किसी को कुछ समझ में ना आया करे ना, तो पूछ लिया करो, तभी उसी जगह जिस जगह समझ में ना आए तुरंत बोल जाया करो। ऐसे ही सुनते रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, है ना? जहां समझ में ना आए वहीं टोक दो मुझे।
चाहे कितनी छोटी बात हो, कितनी बड़ी बात हो। अब तक यहाँ तक सब क्लियर है? क्लियर का मतलब वो वाला क्लियर नहीं है। मतलब समझ में आ गया यहाँ तक सब? तो दिमाग से क्लियर है सब? है? सिंबल है कि यहाँ वो पता लगाते हैं इस वैल्यू से। अगर ये उल्टी लिखी हुई है तो व्युत्क्रमानुपाती है, सीधी लिखी हुई है तो अनुक्रमानुपाती। ठीक है, पढ़ जाऊं आगे यहाँ से? तो भैया फॉर्मूला तो मिल गया हमें फोर्स का, लेकिन जानकारी नहीं है हमारे पास किसी अभी एक चीज की। देखो क्या, चलो Q1 Q2 तो आपको पता होंगे। भाई जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो Q1 Q2 की तो वैल्यू देगा वो आपको, डिस्टेंस भी देगा आपको। ये जो K है, इसकी बात कर लेते हैं कि K क्या है। तो K कहां से आया निकल के? जब आपने प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल लगाया तो K आया, यानी K कांस्टेंट है। K क्या है? कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का नाम भी होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं वेयर K। K है हमारा क्या? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह दो, यानी प्रोपोर्शनैलिटी हटके तब K आया है। अनुक्रमानुपाती नियतांक ऐसे कह दो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू है ना, हिंदी में लिख दो स्थिर वैद्युत की। ये क्या है स्थिर वैद्युत की, पता बताएगा कोई? नियतांक क्या मतलब है इसका? हाँ, जो हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी के नाम पे इसको नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या सिंपल इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है कि इसकी वैल्यू फिक्स है। कांस्टेंट उनको कहते हैं जिनकी जिनका जो मान है वो क्या हो, फिक्स रहे, बदले ना। लेकिन इसका मान बदलता है, तो भैया कांस्टेंट कैसे हो गया? तो ये कांस्टेंट है एक मीडियम में। अगर मीडियम आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो के की वैल्यू फिक्स है, लेकिन अगर आपने मीडियम बदल दिया तो के की वैल्यू बदल जाएगी। यानी एक मीडियम में के की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट। अब मीडियम का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो चार्ज है, ये Q1 Q2, ये तो कहीं भी हो सकते हैं ना। मान लो ये एयर में है, तो इन पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है। अगर इन्हीं चार्ज को उठाकर मैं वाटर में रख दूं तो क्या उतनी ही फोर्स लगेगी जितनी एयर में लग रही थी, या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी मीडियम पे। ये बात भी गुलाम ने बताई कि अगर आप एयर या वैक्यूम में रख रहे हैं, यानी वायु या निर्वात में रख रहे हैं, तो फोर्स का एक मान होगा। और अगर पानी में रख देंगे उसको, या किसी और मीडियम में रख देंगे, ठोस मीडियम में रख देंगे किसी में, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो उस बदली हुई वैल्यू को कैसे निकालेंगे? तो फिर वहां पर के की वैल्यू बदल जाएगी। ये जो के है ना, ये उस मीडियम के लिए बदल जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं के की वैल्यू कैसे कैसे बदलेगी और कौन कौन से मीडियम में क्या क्या होगी। ज्यादातर केस में हम ये देखेंगे कि ये दोनों चार्जेस कहाँ रखे जाएंगे, एयर में या वैक्यूम में। वैक्यूम समझते हैं? निर्वात मतलब क्या? जैसे स्पेस, जहां एयर भी ना हो। क्योंकि एयर में और स्पेस में बहुत थोड़ा सा फर्क रह जाता है। भाई यहां पर एयर है, वैक्यूम भी ऐसा ही होता है लगभग, बस ये जो हवा फील हो रही है तुम्हें ये नहीं होगी, कुछ फील नहीं होता, क्योंकि वहां एयर भी नहीं होती। जैसे अगर अर्थ से बाहर निकल जाएं, चंद्रमा पे पहुंच जाएं, तो वहां पर एयर नहीं है, वहां क्या है, वैक्यूम है, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं। बात समझ में आ गई? तो एयर और वैक्यूम को एक ही माना जाता है फिजिक्स में, क्योंकि ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। तो एयर के लिए अगर ये दोनों चार्ज एयर में रखे हैं, तो इस के की वैल्यू क्या होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखो, वायु, इसके नीचे स्टार बना के लिख देंगे, वायु या निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के का मान। डालो जरा इसके नीचे, लिखो जरा।
ठीक है, तो देखो जरा, अगर एयर में रखे हैं दोनों चार्ज तो के की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो वो होती है के इक्वल टू, देखो ध्यान देना, गलती कर दी मैंने, यहाँ स्मॉल बनाया है तो यहाँ भी स्मॉल ही बनाना है मुझे, क्योंकि अभी कैपिटल के भी आने वाला है इसी सीरीज में आगे चलते चलते, तो स्मॉल ही बनाना हर जगह। कैपिटल के अभी कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे भैया स्मॉल की वैल्यू क्या, के की वैल्यू क्या, है ना। तो देखो जरा, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान होगा, ध्यान से देखना, 1 अपॉन, ये ब्रैकेट लगाया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, देखो ये होता है एप्सिलॉन, इसको पढ़ते हैं केवल एप्सिलॉन। और अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा गोलू बना दूं इसके नीचे, ये, तो इसे पढ़ेंगे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। मैं ज्यादातर एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ूंगा, नॉट या जीरो कुछ भी पढ़ दूंगा। एप्सिलॉन क्या पढ़ेंगे इसको हम, नॉट। बात समझ में आ गई, सिंबल है किस चीज का अभी बताएंगे, सबर करो, है ना। तो ये, तो जो स्मॉल के है एयर के लिए उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो आगे तक याद रखना, जब भी ये नॉट लग जाता है ना किसी भी वैल्यू में, ये नॉट बहुत वैल्यू में लगा हुआ दिखेगा तुम्हें, पूरी फिजिक्स जब पढ़ोगे ना अभी बहुत जगह ये नॉट आएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, मतलब इसका एक निश्चित मान है, कुछ ना कुछ फिक्स है, कोई ना कोई वैल्यू है इसकी, अभी बात करूंगा उसकी क्या वैल्यू है। तो क्योंकि ये वैल्यू भी फिक्स है, पाई भी तो फिक्स होता है नंबर, कितना होता है 3.14, और भी बहुत ज्यादा होता है, 2 पॉइंट लग लेते हैं, और भी नंबर है ना। तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, अगर इनमें वैल्यू पुट कर दी जाए और कैलकुलेट कर लिया जाए तो के की वैल्यू मिल जाएगी आपको इसमें नंबर में, तो वो मिलेगी 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ और मात्रक भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे मात्रक, यहां से देखो, मात्रक बनते हैं फॉर्मूलों से। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है, फोर्स को किस में नापते हैं हम, न्यूटन में नापते हैं फोर्स को। तो यहां से के की वैल्यू निकालो, माइंड में, अपने माइंड में निकाल दो, आर स्क्वायर इधर जाएगा, आर क्या है, डिस्टेंस, किस में होगी, मीटर में, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना इस पे लगा हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज का मात्रक क्या होता है, अरे चार्ज, गुलाम, ये लिखा है यार, 2 दिन से बता रहा हूं, तो गुलाम इंटू गुलाम क्या, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में, समझ में आई यूनिट कैसे निकाली, या लिख दूं, लिख दूं, उधर लिख दे रहा हूं, क्या लिख दूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखो ये न्यूटन और ये आ गया इधर मीटर स्क्वायर, के को अकेला छोड़ना पड़ेगा ना, यूनिट निकाल रहे हो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कौन गया, 2 क्यू गए तो कूलाम। ठीक है भैया, ये वैल्यू आपको पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेनी है, ये वाली वैल्यू भी के की और ये वाली वैल्यू भी के की, दोनों वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट की जस्ट अभी 2 सेकंड में अभी आपको उत्तर मिलेगा, नोट कर लो जरा इसे, अभी तो बताऊंगा, अभी तो ये कि होता क्या है तब बताऊंगा इसकी वैल्यू, ये नोट करो पहले। है क्या, अरे त्रिज्या ना यार, ये देख क्या लिखा है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो त्रिज्या थोड़ी है ये, हाँ तो, हाँ ये कैसे लिख दिया, ये पूछ रहा है, हाँ ये देख मात्रक लिखा है, इसका यूनिट लिखी है, किसकी यूनिट लिखी है, के की, के कहाँ है, ये हैगा, तो यहां से अगर के की यूनिट निकालनी है तुझे, फॉर्मूला नहीं यूनिट, तो निकालिए जरा के की वैल्यू क्या आएगी, यहां से निकाल, आर स्क्वायर को इधर फैलेगा नहीं फैलेगा, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और ये कुलाम कहाँ जाएगा, नीचे, देख ध्यान सुनता रहिए आप, तो और इधर क्या बचा, इधर क्या बचा केवल, अब ये के का फॉर्मूला आ गया, मुझे फॉर्मूला नहीं यूनिट चाहिए, यूनिट, तो यूनिट लगा, अब इनकी यूनिट रख दे सकती, ये फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी कूलाम स्क्वायर, तो वो यूनिट बन गई के की,
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब। बात समझ में आ गई? समझ गए भैया? लिख ली वैल्यू? तो के की दो वैल्यू है, दो मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है। या तो ऐसे लिख दो, जब इसको सॉल्व करोगे वैल्यू रख के तो ये आ जाएगी वैल्यू। दोनों याद करनी है आप, ठीक है? तो बस एक काम और करो, फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा कि ये जो के की वैल्यू है ये वाली, इसको यहां रख दो फॉर्मूले में अपनी। इधर देखो भैया, ये जो के की वैल्यू है ये वाली, इसको अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। तो बताना जरा क्या आएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला फिर? ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये नहीं, ये वाली रखो यहां। तो एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 अपॉन में, अरे ठीक है, ठीक है यहां तक। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा ये बना। ऐसे ही याद कर लोगे तो के की वैल्यू अपने आप याद हो जाएगी। देखो ये वाली तो याद हो ही जाएगी अपने आप, हर बार ऐसे ही फॉर्मूला लिखना हर बार, कोई ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू तो याद हो ही जाएगी। इसकी नंबर वाली वैल्यू भी याद होनी चाहिए आप, ठीक है? इसको नोट करो जरा यहाँ पर। हो गया? अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम का, तो यहां तक लिख के आना, ये सारा, ये डायग्राम भी बना के आना है, वो थ्योरी भी लिख के आनी है, और पूरा यहां तक आप करके आएंगे। अगर पेपर में आएगा तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, जितने नंबर का होगा उतने मिल जाएंगे यहाँ तक, ठीक है? लेकिन अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें तो अभी बहुत सारी चीज समझनी है कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। फिर अगर मीडियम एयर या ना हो, एयर ना हो, वैक्यूम ना हो, कुछ और हो, तब फोर्स कैसे निकालेंगे। तो अभी हमारे लिए गुलाम का नियम खत्म नहीं हुआ, एग्जाम का जो आंसर है वहां तक खत्म हो गया, ठीक है? हम बढ़ जाए आगे, बढ़ जाओ आगे, चलो ठीक। अब इसमें जरा बात कर लेते हैं, ये जो फोर्स का फॉर्मूला आया है, इसमें कुछ वैल्यू दी हुई है। देखो ये Q1 Q2 तो आपको पता है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ वेयर करके, है ना? तुम चाहो तो इसके नीचे लिख लेना वेयर। Q1 Q2 क्या है भाई? बिंदु आवेश, है ना? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्जेस, ठीक है भैया? आर क्या है भैया? आर तो बताओ, स्मॉल आर क्या है? त्रिज्या। ये यार, ये देख आर क्या है? आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के, ये लगाइए तो त्रिज्या बोलेगा, तू एक्स मान लिए तो बस, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है? अच्छा इसकी बात हो गई। 4 पाई तो आपको पता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको कहते हैं, आप ध्यान सुनना, एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, यानी इंग्लिश में कहेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री। ये क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? परमिटिविटी, परमिट, परमिट मतलब, कहते ना मुझे परमिट मिल गया इस जगह जाने का, मुझे परमिट मिल गया, मतलब कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मतलब मैं इस जगह जा सकता हूं अब, है ना? ऐसे ही ये जो दो चार्जेस रखे हुए हैं ना, ये एयर में रखे हैं, है ना? तो एयर में इनको आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए परमिट मिल गया, और उस परमिट की जो वैल्यू है उसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आसान भाषा में कहूँ, मतलब इसका मतलब ये है एप्सिलॉन नॉट का, कि एयर में ये कितनी इंटेंसिटी कहना सही रहेगा, कितनी तेज एक दूसरे पर फोर्स लगा सकते हैं, उसकी वैल्यू है, और उस वैल्यू को कहते हैं एप्सिलॉन नॉट।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एयर में कितनी पावर से एक दूसरे को फोर्स लगा सकते हैं, उसकी जो वैल्यू होगी उसको कहते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझो। बाकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी नोट करो जरा। तो परमिटिविटी क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है कि कोई मीडियम कितना ज्यादा अलाउ करता है चार्जेस को आपस में फोर्स लगाने के लिए, है ना। हर मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। वाटर की अलग होगी, कोई सॉलिड मटेरियल है उसकी अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, हनी की अलग होगी, एयर की अलग होगी। बात समझ में आ गई? और ये जो टॉपिक है परमिटिविटी का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड समझा दूंगा ना, तब इसको मैं फिर से एक बार डिफाइन करूंगा अच्छे से, तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए केवल आइडिया ले लो एक मीडियम की परमिटिविटी। मीडियम कितना ज्यादा फोर्सेस को अलाउ करेगा, चार्जेस को अलाउ करेगा आपस में फोर्स लगाने के लिए, अलाउनेसेस, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम बात करते हैं कि ये जो कहा गया। हाँ, हमने ये जो केस लिया है, के की वैल्यू ली है, ये वायु और वैक्यूम के लिए है। एयर और वैक्यूम होगी तो इतनी वैल्यू होगी के की। तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट केवल एयर और वैक्यूम के लिए आता है, बाकी मीडियम के लिए नॉट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा वो अभी मैं बात करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सेकंड कंडीशन इसकी, कि जब एयर और वैक्यूम ना हो, यानी माध्यम में, किसी मीडियम में के का मान। तो लिखो, स्टार बना के डालो हेडिंग। किसी, कोई भी मीडियम हो एयर को छोड़कर, किसी माध्यम में के का मान। का मान पता है क्या हो जाता है? तो के का मान हो जाता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 1/4 पाई। यहां तक तो सेम है, यहां तक तो उसकी तरह सेम है। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब आएगा केवल एप्सिलॉन। या तो केवल एप्सिलॉन लिख दो, या एप्सिलॉन एम लिख दो, एम, एम फॉर मीडियम, माध्यम। कोई भी मीडियम ले रहे हैं, अब जनरल बात कर रहे हैं, या तो केवल एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन एम। ठीक, ये हो जाएगी के की वैल्यू। सही है। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो ध्यान सुनो, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के। अभी कैपिटल के है, ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब भैया समझाओ जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये इनका मतलब क्या है। तो देखो, ये जो एप्सिलॉन है, यहाँ एप्सिलॉन का मतलब है परमिटिविटी ऑफ क्या, एम मतलब क्या, माध्यम। जिस माध्यम में चार्ज लिए हैं उसकी परमिटिविटी है, इसका मतलब कि वो कितना ज्यादा वही अलाउ करता है फोर्स लगाने के लिए। बात समझ में आ रही? यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माध्यम की क्या, विद्युत शीलता। सही है भैया, ये तो समझ में आता है। तो भैया आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई, एप्सिलॉन एम की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया यहाँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख दिया। यानी कह सकता हूं कि एप्सिलॉन एम जो है वो बराबर है किसके, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बताओ है नहीं है यहाँ से? अरे यहाँ से देखने से तो ऐसे ही लग रहा है, हालांकि मैं इसको प्रूफ करके लाऊंगा, अभी फॉर्मूला आया कैसे ही। यहाँ से देखने से तो ऐसे ही लगा, चलो तो समझ गए। तो ये तो समझ गए माध्यम की विद्युतशीलता है, ये समझ गए निर्वात की विद्युतशीलता है। तो के क्या चीज है? तो यहाँ जो के है ना भैया, उसको बोलते हैं परावैद्युतांक। अभी एक और नया वर्ड आया, परावैद्युतांक, नियतांक। परावैद्युतांक, नियतांक, इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये क्या है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? अभी बताता हूँ, नोट करो पहले तो। परावैद्युतांक लिख दिया ना मैंने, तो नियतांक तो इसी के अंदर आ गया, नियतांक हटा दो। परावैद्युतांक मतलब नियतांक मिक्स है इसके अंदर, केवल परावैद्युतांक है।
ठीक है, इसको समझे जरा, परावैद्युतांक क्या चीज होती है, समझे इसको। ये मिटाना पड़ेगा मुझे, हेडिंग डालवाऊंगा परावैद्युतांक, इसकी हेडिंग डालो परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो एग्जांपल से समझो। मैंने बताया जब ये चार्जेस एयर में या वैक्यूम में ना रखकर किसी दूसरे मीडियम में हम रखेंगे तो जो के की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और इन पर जो फोर्स लग रही थी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने मीडियम चेंज कर दिया। तो मैं मान लेता हूं कि अभी ये जो जो Q1 Q2 है जो इस समय जो रखे हैं वो एयर में रखे हैं, तो मैंने मान लिया इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की फोर्स है, मान लेते हैं इस समय जो फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन की। फिर मैंने इन्हीं Q1 Q2 को किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जिसमें के की वैल्यू कुछ है, मतलब एप्सिलॉन नॉट नहीं है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के है, मतलब किसी और मीडियम पर रख दिया, कहना मतलब ये। तो मान लो मैंने इन्हीं Q1 Q2 को उठाकर वैल्यू कुछ नहीं चेंज करी, डिस्टेंस भी चेंज नहीं करी, डिस्टेंस भी कितनी है आर, बस मीडियम बदल दिया। तो मैंने जब फिर फोर्स कैलकुलेट करी तो मैंने देखा यार अब तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 50 न्यूटन। पहले थी 100 न्यूटन, अब हो गई 50 न्यूटन, यानी कितने टाइम्स कम हो गई, टाइम्स मतलब कितने गुना कम हो गई, 2 गुना कम हो गई। कैसे निकाला आपने बताओ, 100 ऊपर लिखा, 50 नीचे लिखा, और इसको किससे कट किया तो कितना आया 2, यानी यहां जो फोर्स की वैल्यू थी वो 2 गुना क्या हो गई, कम हो गई। फिर इन्हीं Q1 Q2 को उठाकर मैंने किसी एक तीसरे मीडियम में रखा, सेम डिस्टेंस, सेम Q1 Q2, आर डिस्टेंस है, मीडियम चेंज है। फिर मैंने देखा यार यहाँ फोर्स की वैल्यू आ रही है मेरी 20 न्यूटन, कितनी आ रही है 20 न्यूटन। यहाँ कितनी कम हो गई एयर के रेस्पेक्ट में बताओ, 5 गुना कम हो गई। कैसे निकाला भैया, 100 ऊपर लिखा, 20 नीचे लिखा, ये कट हो गया 5 टाइम्स, यानी यहां पर 5 गुना कम हो गई। ठीक है, तो ये जो आ रहे हैं ना, ये 2 गुना कम हुई, 5 गुना कम हुई, ये मीडियम की वजह से ही तो कम हो रही है। तो ये जो 25 है ना, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल के, ये कैपिटल के की वैल्यू है, परावैद्युतांक है। जिस माध्यम का परावैद्युतांक जितना ज्यादा होगा वो माध्यम जो फोर्स है उसको उतना ही क्या कर देगा, कम कर। और मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई, यानी ये वाला जो मीडियम था वो इस वाले मीडियम से भी ज्यादा क्या था, डेंस था, इसका परावैद्युतांक और ज्यादा था। तो परावैद्युतांक क्या है फिर, तो परावैद्युतांक कुछ नहीं है, देखो परावैद्युतांक क्या है, ये है फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन क्या, या कैपिटल है बनाओ फोर्स को, फोर्स इन वैक्यूम को जब आप डिवाइड कर रहे हो किससे, फोर्स इन किसी भी मीडियम से, तो आपको क्या वैल्यू मिल रही है, के की वैल्यू मिल रही है। अरे ऐसे तो निकाल रहे हो इस वैल्यू को, कैसे निकाल रहे हो, फोर्स को लिख रहे हो आप ऊपर, जो वैक्यूम में फोर्स है उसको ऊपर लिख रहे हो, जो इस मीडियम में फोर्स आई है उसको नीचे लिख रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, क्या मिल रहा है के की वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसके लिए कैसे निकाल रहे हो, उसको ऊपर लिखा, इस मीडियम में जो फोर्स है उसको नीचे लिखा, कट करा, क्या मिल गया के, यानी के कैसे निकलेगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। वैक्यूम के कंपेयर में किसी दूसरे मीडियम में जितने गुना फोर्स कम हो रही है, वो जो जितने गुना कम हुई है उस वैल्यू को ही क्या कहते हैं, के कहते हैं, परावैद्युतांक है। बात समझ में आ गई। तो क्या डेफिनेशन बनेगी परावैद्युतांक की, परावैद्युतांक वायु में लगने वाले बल तथा किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। अनुपात ही तो लिया है आपने, ये बन गई डेफिनेशन। देखो देखो, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक
परावैद्युतांक वायु में लगने वाले बल, वायु में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, ऐसे लिखो, वायु में दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा माध्यम में तथा माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल, माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं, के अनुपात को, माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लो भैया जरा, के इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लो के क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जब एयर में रखे होंगे दोनों चार्जेस, तो जो स्मॉल के था उसकी वैल्यू फिक्स होगी 9 इंटू 10⁹। लेकिन जब आप किसी मीडियम में रख दोगे तो फिर वैल्यू डिपेंड करेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। तो न्यूमेरिकल में ज्यादातर केसेस में तो आपको वो एयर में ही रख के देगा चार्ज, लेकिन अगर मान लो बाई चांस किसी और मीडियम में उसने रख दिया तो फिर वो आपको उस मीडियम के लिए किसकी वैल्यू देगा, कैपिटल के की वैल्यू आपको देगा, कि भैया इस मीडियम में कैपिटल के की वैल्यू इतनी है। अगर मान लो किसी केस में नहीं भी दिया तो आपको कुछ वैल्यू याद भी कर लेनी है कि इन मीडियम के लिए कैपिटल के कितना होता है, इनके लिए कितना होता है, तो मैं कुछ लिख देता हूं, उनको आप याद कर लोगे। जैसे बताओ एयर के लिए कितना होगा भाई, एयर के लिए ये कैपिटल के पूछ रहा हूं मैं, स्मॉल के नहीं। एयर के लिए कैपिटल के कितना होगा, कितना होगा है, बताओ। अरे यार, एयर में मैंने फोर्स क्या लिखवाई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो थी। क्या के था यहाँ पे, तो कितना हुआ, के नहीं है तो यहाँ पे, अरे अगर के नहीं है तो 1 है ना इसका मतलब, इसी बात है, के अगर नहीं है यहाँ तो के की वैल्यू कितनी है, फिर यहाँ पे 1 है। या ऐसा दिमाग लगा लो, के कैसे निकालते हो आप, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अब दूसरा मीडियम भी क्या है, एयर ही है, यानी वैक्यूम ही है, तो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम कट जाएगा, कितना आएगा 1। यानी एयर में जो कैपिटल के है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, स्मॉल के की नहीं, कैपिटल के की बात कर रहे हैं हम, जो कम जो कर रहा है फोर्स। हाँ, तो एयर के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यूनिट बता सकता है कोई बच्चा, इसकी यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट बताओ के की, वही बनेगी जो एप्सिलॉन नॉट की थी, देखो दोनों पास में ही तो है। अगर के की वैल्यू निकालना चाहोगे, एप्सिलॉन नॉट की मैंने तुम्हें वैल्यू नहीं बताई है अभी, वहां बताई नहीं पहले वाले केस में। अरे यार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे वहां बतानी थी, जब वो वायु में रखा था। हाँ, तो पूछ जो रहे थे तुम, तो याद दिला देते मुझे उसी समय। लिख लो, वहां लिख लो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फिक्स, वायु है निर्वात के लिए। नॉट लिखा है ना, नॉट मतलब निर्वात के लिए ही। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ इसकी यूनिट क्या बनेगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालो, ऐसे ही जैसे मैंने अभी उसकी निकाली थी के की। कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर को इधर भेजेंगे, देखो Q1 Q2 को फिर नीचे ले आएंगे, और एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट है ये, तो पलटना भी पड़ेगा इसको, है ना, तो पलटोगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा।
तो इमेजिन कर पा रहे हो क्या बनेगी यूनिट? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो बनेगी, पलट जाएगी ऊपर नीचे। हाँ ना समझ रहे तो देखो समझ लो इधर, देखो एप्सिलॉन नॉट निकालो, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालो, आर स्क्वायर इधर, सही है, अपॉन में क्यू वन क्यू टू। इन नंबरों को छोड़ दो एक मिनट के लिए, ये नंबर हटा दो यहाँ से, इसकी वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं, तो इधर क्या आया, ये तो आया। पलटो जरा इसको, पलटना, पलटो, तो क्यू वन क्यू टू ऊपर आएगा एफ आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आया, अब बताओ क्या यूनिट बनेगी, ये कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर, नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। नोट करो वही वैल्यू के आगे, हाँ कुलाम स्क्वायर, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है आप। तो देखो अब यहाँ कैपिटल के लिख दूं, तो कैपिटल के की भी तो यूनिट यही बनेगी जो एप्सिलॉन नॉट की है, यानी क्या बनेगी, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक काम करो, उसकी यूनिट मत लिखो, की यूनिट बनेगी ही नहीं कोई, क्यों नहीं बनेगी, देखो यहां से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये रेशियो है, ये आपको ये बता रहा है कि कितने गुना कम हुई कितने गुना बढ़ी, ये तो बता रहा है। तो न्यूटन 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 से न्यूटन कट गया, इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। अगर के की वैल्यू 80 है, सपोज करो 80, इसका मतलब यह है कि 80 गुना फोर्स क्या हो रही है उसमें, उस मीडियम में कम हो रही है, इसका मतलब यही तो है। तो ये गुना बताता है केवल, बस इसकी कोई यूनिट नहीं, ठीक है, वो गलती से लिख दिया, छोड़ो, उसकी बता दी मैंने इस हिसाब से। तो आपको याद रखना है एयर में के की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और बता दूं मैं, वाटर में के की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, तो वाटर में रहेगी 80, 80, यानी क्या मतलब हुआ, एयर में जितनी फोर्स लगेगी ना चार्ज के बीच में, 80 गुना कम हो जाएगी ये वाटर में जाने के बाद, एयर की तुलना में, एयर की तुलना, एयर को रेस्पेक्ट में रखना है, क्योंकि के की सबसे कम वैल्यू एयर में ही है, ठीक है। एक और याद रखो, मेटल, मेटल समझते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल धातु, जैसे एग्जांपल दो, लोहा सोना चांदी, इन सब में के की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, पता ही नहीं ना, इनफाइनाइट है, अनंत है पूछो बस पूछोगे, चलो। तो के की वैल्यू मैंने आपको बताई, फोर्स वैक्यूम फोर्स मीडियम होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे ना, तो के का एक फॉर्मूला निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, तो वहां के को हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम, ये भी एक फॉर्मूला निकल के आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। तो जो मेटल होते हैं ना, मेटल, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होती मेटल में, क्योंकि मेटल का सारा चार्जेस ऊपर रहता है उनके, मेटल के ऊपर रहता है सरफेस पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। तो जब मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखोगे नीचे है जीरो, तो किसी का भी जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, अनडिफाइंड, है ना, तो ऐसे इनफाइनाइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मेटल के अंदर वो जीरो होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो होती है, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट है, इसको छोड़ो अभी। हाँ अंदर ही घुस गए और क्या, ना ना मीडियम तो कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्या बताया मैंने, फोर्स के का जो फॉर्मूला है वो क्या आया, फोर्स इन वैक्यूम या एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया, कैसे आया, मैंने एग्जांपल से समझाया, वो सब सब क्लियर है एकदम। इनकी वैल्यू रख दो जरा, वैक्यूम में फोर्स को कैसे लिखोगे आप, गुलाम के नियम से जो फॉर्मूला आया वो रखो, वैक्यूम का रखो, क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा केवल, इनटू में बताओ क्यू वन क्यू टू, मोड में लिख दो चाहे, अपॉन में क्या, अच्छा मीडियम में, किसी मीडियम में फोर्स बताओ कितनी लगती है, 1/4 पाई, मैंने बताया मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, केवल एप्सिलॉन, एम लिख दो, एम मीडियम मतलब,
या के की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के लिखते हैं, वो एक ही बात है। क्लियर है? और ये तो ऐसे ही रहेगा, Q1 Q2 अपॉन, सही है, ये मीडियम में फोर्स है और ये एयर में फोर्स है। हाँ लगेगा, देखो भैया, देखो जरा इधर, Q1 Q2 से, आर स्क्वायर से, 1/4 पाई से, सब तो कट गया, बचा क्या? यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा 1/एप्सिलॉन m। हाँ आ गया। तो देखो, पलटो जरा इसको, पलटो, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे, तो क्या बना? K इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से अगर एप्सिलॉन m की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगी? इसको इधर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। लिखवाई थी मैंने, ये फॉर्मूला लिखवाया था शुरू में, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था कि जो मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल होती है। देखो, तो उसको प्रूव कर दिया हमने, यहाँ नोट करो, हो गया। तो ये था कूलाम का नियम, कैसे लगाते हैं, कैसे लगती है फोर्स, कितनी लगती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियम में कैसे करते हैं, नॉन मीडियम अगर एयर में रखिए तो कैसे करते हैं, सारी केस मैंने आपको बता दी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालते हैं, एयर की तो फिक्स रहती है 8.85 10⁻12, ये एयर की याद रखनी है। ये अगर पता है और के की वैल्यू पता है तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखो ये तो फिक्स रहेगी, के की वैल्यू दे देगा तुम्हें वो, तो एप्सिलॉन m नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। हाँ है, पलटी कैसे है ये तो यार सिंपल मैथ है। देखो, अगर मैथ में तुम्हें ऐसे मिल जाए नंबर लिखे हुए तो क्या करते हो बताओ? अपॉन के नीचे अपॉन के नीचे अपॉन, कैसे करते हैं इसको? इसके सामने इसको लिखते हैं और इसके सामने इसको लिखते हैं, पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। मतलब 2/3 ऐसे लिखेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 5 की, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? 4 की, तो ये आ जाएगा 10/12। ऐसे करते हैं, वही चीज यहाँ करी है मैंने। 1/एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही लिखा, देखो, 1/एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा, 1 के सामने किसको लिखा? एप्सिलॉन m को, और एप्सिलॉन नॉट के सामने किसको लिखा? 1 को, सामने मल्टीप्लाई। तो अब मैं आपको बता दूं आपको याद क्या करना है। है उतारा अभी तो, ये उतार लिया था डिब्बा। एक मिनट बस, देखो सर, मैं बता दूं याद क्या करना है। तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए ना, तो हौच पौच हो गई दिमाग में, क्या याद करें क्या ना। तो मैं वो सबको क्लियर कर देता हूँ। तो भैया कूलाम ने फोर्स का फॉर्मूला दिया है, जब एयर में रखे हैं चार्जेस तो क्या फॉर्मूला है बताओ? तो है F बराबर, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, एयर के लिए है ना। Q1 Q2 ये कैसे लेने हैं? विदाउट साइन, साइन नहीं लेना इनका, अपॉन में क्या, ये फॉर्मूला है तब जब एयर में फोर्स लग रही है तो। सही है। अब आ जाओ मीडियम में, अगर मीडियम में फोर्स लग रही है तो क्या फॉर्मूला? दो ही फॉर्मूले हैं, तो क्या फॉर्मूला बताओ? 1/4 पाई एप्सिलॉन, बस जाओ यहीं, नोट नहीं लगाना है। ठीक है, एम लगा दो बस, मीडियम, और वही Q1 Q2 अपॉन, ये है मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पे एप्सिलॉन एम को थोड़ा सा और, क्या, एप्सिलॉन एम बराबर होगा किसके? एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये एक फॉर्मूला। सही है, यहाँ पे के को थोड़ा सा और, तो के किसके बराबर होगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन, बस हो गया कल्याण। ये सब पढ़ा दिया मैंने तुम्हें आज, जिसमें लास्ट वाले फॉर्मूले की शायद ही जरूरत पड़ेगी। ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना और इसको पढ़ के आना भैया घर से, कल हम करेंगे।